पूंजी बजटन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, इस पर पहला ई लेक्चर है ये। और इसमें आज अपन जानेंगे अदायगी अवधि विधि, पेबैक पीरियड मेथड। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनुष्यरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कलाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूंजी बजटन प्रविधियां, जिसमें पेबैक पीरियड मेथड आज पढ़ेंगे अपन। इस पर यह पहला वीडियो लेक्चर है। कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन क्या है, पहले इसको जान लेते हैं अपन। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं पहले कि दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका लाभ संस्था को बहुत कम समय के लिए के अंदर ही हो जाता है, जबकि पूंजीगत व्यय का लाभ दीर्घकाल में प्राप्त होता है। तो ऐसे विनियोग में निर्णय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सोचना समझना पड़ता है कि जो दीर्घकालीन विनियोग करना है, दीर्घकाल के लिए पूंजी फंस जाएगी तो उसकी क्या उपयोगिता होगी, क्या लाभदायकता होगी, क्योंकि पूरा व्यापार जो है वो इसी निर्णय पर निर्भर करता है। तो पूंजी बजटन एक प्रकार से विनियोग निर्णय है, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। पूंजी बजटन का आशय वित्त के विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के लिए बजट बनाने से नहीं है, बल्कि यह एक विनियोग निर्णय है, इसलिए कि पूंजी बजटन पूंजी के दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पूंजीगत विनियोग की भावी लाभदायकता का अध्ययन करना, उसकी पूंजी लागत की गणना करके अर्जन लागत से तुलना करना तथा अंत में उस विनियोग के करने अथवा न करने के बारे में अंतिम निर्णय लेना सम्मिलित है। यानी जो जिस पर खर्चा किया जा रहा है, जैसे मशीन क्रय की जाती है, तो उसकी पूंजी लागत कितनी है और भविष्य में उससे कितना लाभ प्राप्त होगा, कितनी अर्जन क्षमता प्राप्त होगी, उन दोनों की तुलना करके निर्णय लिया जाता है कि इस विनियोग को किया जाए या नहीं किया जाए। यही पूंजी बजटन कहलाता है। पूंजी बजटन की जो टेक्निक्स है, जो प्रविधियां हैं, वो दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत ट्रेडिशनल और अपहारित रोकड़ प्रवाह, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है, अर्जेंसी मेथड, अपरिहार्यता, अदायगी अवधि, पेबैक पीरियड, और औसत प्रत्यय दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है, जो कि जो रोकड़ अंतर्वाह है, उसके वर्तमान मूल्य पर आधारित ये तीनों विधियां हैं, जिसमें पहले शुद्ध वर्तमान मूल्य, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, लाभदायकता सूचकांक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और तीसरा आंतरिक प्रत्यय दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। परंपरागत विधि में, ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले है अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी मेथड का क्या अर्थ है? जैसी किसी चीज की आवश्यकता हुई, जैसे मशीन अगर टूट गई तो बिना कोई सोचे समझे तुरंत दूसरी मशीन खरीदकर उसके स्थान पर काम चालू कर दिया गया। तो अपरिहार्यता, आपातकालीन आवश्यकताओं अथवा संकटकालीन परिस्थितियों के आधार पर पूंजी परियोजना की स्वीकृति को उचित ठहराने हेतु प्रयुक्त एक मापदंड है। इस विधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को पहले लिया जाता है जो कि तुरंत आवश्यकता है तथा जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कार्यरत मशीन के ध्वस्त हो जाने पर उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखने के लिए उसकी मरम्मत
करवाने की बजाय नई मशीन को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो ये अर्जेंसी मेथड कहलाता है, लेकिन इसके कई नुकसान हैं क्योंकि आपका निर्णय हो सकता है कि सही हो या नहीं हो। दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड में जो बहुत पॉपुलर है, पेबैक पीरियड मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं अदायगी अवधि विधि। अगर अदायगी अवधि यानी जो पीरियड दे रखा है वो पीरियड का मतलब क्या है? यह अवधि है जिसमें परियोजना के मूल लागत की वसूली होने की संभावना होती है। यानी मान लीजिए परियोजना जो है 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपए की जो वसूली है उस परियोजना से कितने वर्ष में हो जाएगी, वो वर्ष ही, वो समय ही अदायगी अवधि है। तो जिस भी परियोजना का जो समय कम होगा उसको चुन लिया जाएगा इस विधि के अनुसार। इसको समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए अगर इवन कैश इनफ्लो है, जो परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा है वो अगर इवन है, समान रूप से है, तो किस प्रकार से गणना की जाएगी? उसके लिए फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक जो विनियोग किया जाता है, डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। जो प्रतिवर्ष उस परियोजना से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको उसके डिवाइड कर दिया जाए, I अपॉन C, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल, राजेश लिमिटेड वांट्स टू बाय ए न्यू मशीन on the condition that its cost can be recovered in 5 years by saving their forms। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 3 लाख, एनुअल सेल्स रेवेन्यू जनरेट बाय द न्यू मशीन 4 लाख, यानी जो मशीन पर काम करने के बाद जो सेल जनरेट हुई उससे जो लाभ प्राप्त हुआ बेचने पर उसके माल को, वो 4 लाख रुपए हुआ और ये प्रतिवर्ष हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखे 60% ऑफ सेल्स, यानी इसका 60%। एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 20,000, यानी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20,000। लाइफ ऑफ द मशीन 8 ईयर्स, यानी 8 वर्ष दे रखी है इस मशीन की लाइफ। टैक्सेशन टू बी चार्ज एट 30% ऑफ प्रॉफिट, जो टैक्स है वो प्रॉफिट का 30% है। और ये एडवाइस देना है कि मशीन शुड बी एक्वायर्ड और नॉट, ये एडवाइस देना है। जैसे इसमें लिखा है 5 वर्ष अगर है पेबैक पीरियड, तो इसका मतलब है इस मशीन को क्रय करना उचित रहेगा। तो इसको पहले अपन निकालते हैं। एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो अपन निकालना पड़ेगा, वो अपन निकालेंगे आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन। तो अगली स्लाइड में उसको समझाया गया है कि कैसे निकाला गया है। सेल्स रेवेन्यू दे रखा है सवाल में, पिछली स्लाइड में 4 लाख रुपए, इसमें से लेस कॉस्ट कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट 60%, इसका 60% 2,40,000, फिक्स कॉस्ट दे रखा 20,000, दोनों को ऐड किया 2,60,000, लेस किया तो आए 1,40,000। डेप्रिसिएशन जो है उसका क्या फॉर्मूला है, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय लाइफ, तो 3 लाख डिवाइड बाय 8, तो डेप्रिसिएशन अपने लेस किया 37,500। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया 1,02,500। लेकिन अपन को टैक्स इसमें से लेस करना पड़ेगा जो कि 30% है इसका 1,02,500 का, तो 30,750 है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 71,750, लेकिन आफ्टर टैक्स भी और आफ्टर डेप्रिसिएशन भी है। तो इसमें डेप्रिसिएशन अपन ऐड करेंगे, एड डेप्रिसिएशन 37,500। इसको टोटल किया, आगे के स्लाइड में देखिए कैलकुलेशन दे रखा है, उसका टोटल दे रखा है कितना है, एंड नेट कैश इनफ्लो आया जो यह 1,00,000
9,250 डेप्रिशिएशन ऐड करने के बाद। फॉर्मूला है अपना I/C। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय कैश जो इनफ्लो है 1,09,250, इसको डिवाइड किया तो यह है 2.75 ईयर्स, यानी इतने समय के अंदर वसूली हो जाएगी। तो 5 वर्ष का दे रखा है तो ये 2.75 में वसूली हो गई है। तो इसका मतलब ये इसका निर्णय लिया जा सकता है इस मशीन को क्रय करने का। लेकिन ये कब होगा? जब कैश इनफ्लो इवन है, यानी कैश इनफ्लो जो प्राप्त हो रहा है प्रतिवर्ष वो समान रूप से प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए असमान रूप से अगर प्राप्त हो, अनइवन कैश इनफ्लो, तो क्या फॉर्मूला होगा? विनियोग से प्राप्त होने वाले विभिन्न वर्षों में रोकड़ अंतर्वाह की राशि असमान होने की दशा में अदायगी अवधि की गणना इतनी आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जितनी समान रोकड़ अंतर्वाह की दशा में है, ऐसी अवस्था में अदायगी अवधि की गणना रोकड़ प्रवाह के उस समय तक संचयीकरण की प्रक्रिया द्वारा की जाती है जब तक कि संचयी रोकड़ प्रवाह मूल विनियोग की लागत के बराबर ना हो जाए। यानी इसमें क्यूमुलेटिव जो है वो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, जैसे पहले अपन बना चुके हैं। तो क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा यानी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाया जाता है, और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट उससे तुलना की जाती है और किस साल में वो बराबर हो रहा है उस वर्ष को जो है पेबैक पीरियड दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बी लिमिटेड कंपनी इज कंसिडरिंग investing in a project acquiring capital outlay of rupees 1 lakh. Forecast of annual income after depreciation but before tax is as follows. जो एनुअल इनकम दे रखी है वो आफ्टर डेप्रिशिएशन और बिफोर टैक्स दे रखी है, और हमको चाहिए बिफोर डेप्रिशिएशन और आफ्टर टैक्स। क्या क्या सूचना दे रखी है? पहले वर्ष में जो है 50,000 रुपए हो रहा है रोकड़ अंतर्वाह, दूसरे में 50, तीसरे में 40, चौथे में 40 और पांचवें में 20,000। और क्या दे रखी सूचना? डेप्रिशिएशन में बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसका 20%, एट इनकम टैक्स एट 50% ऑफ नेट इनकम, एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट यूजिंग पेबैक मेथड। तो सबसे पहले हमको कौन सा कैश इनफ्लो ज्ञात करना है ऐसे सवालों के अंदर? कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स। उसके लिए आगे के स्लाइड में समझाया गया है। देखिए इसके लिए टेबल बनाई गई है, पांचों वर्ष लिखे गए, जो प्रॉफिट अपन को जो अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन और बिफोर टैक्स, इसको अपन ए नाम दे दिया, और ये 50% जो टैक्स है इसको बी नाम दे दिया, यानी इसका 50%, 50,000 में 50%, 25,000, इसका 25,000, इसका 20,000, इसका 20,000, उसका 10,000, इसको बी नाम दे दिया। और सी जो है वो डेप्रिशिएशन निकाला, यानी कॉस्ट का 20%, 20% ऑफ कॉस्ट, तो यह आया 20,000 सबका। तो 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 सबका 20,000। तो अब इसको इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन और आफ्टर टैक्स। तो अपन को ए माइनस बी किया अपन ने, यानी ए में से अपन को बी को लेस किया, 50,000 माइनस 25,000 तो आया 25,000, और इसमें जो डेप्रिशिएशन है 20,000 वो ऐड कर दिया, यानी ए माइनस बी प्लस सी करना है, ये नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। इस तरीके से जो दूसरा वर्ष है उसमें भी 25,000 लेस किया, 50,000 में से 25,000 आया, प्लस 20,000 उसका भी 45,000 आया। तीसरे में 40,000 माइनस 20,000 प्लस 20,000 40,000 आया। इसी तरीके से चौथे वर्ष का, इस तरीके से 5 वर्ष का अपन ने नेट कैश इनफ्लो निकाल लिया। अब नेट कैश इनफ्लो निकालने के बाद अपने को क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है, जिस तरीके से अपन मीडियन में निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके से। तो इसमें 45,000 इनको दोनों को ऐड किया, दूसरे वर्ष का 90,000, इन तीनों को ऐड किया, तीसरे वर्ष का 1,30,000,
इन चारों को ऐड किया, चौथे वर्ष का 1,70,000, और इन पांचों को ऐड किया तो आए 2 लाख। इस तरीके से क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो अपन ने निकाला। अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है। अब 1 लाख की जो वसूली है कौन से वर्ष में हो रही है? दूसरे और तीसरे वर्ष में। यहां से क्लियर है कि दूसरे और तीसरे वर्ष में 1 लाख की वसूली हो रही है। तो इसका फॉर्मूला है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 2, कि 2 वर्ष बाद वसूली हो रही है, प्लस इनिशियल जो अपना इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, माइनस इन दोनों को ऐड किया यानी 90,000, और लेस यानी अपॉन डिवाइड बाय 40,000, यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 40,000 जो है, इसको अपन ने उससे डिवाइड कर दिया। तो जब इसको सॉल्व किया यानी 2 + 10,000 डिवाइड बाय 40,000 तो आए 2 1/4 ईयर्स या 2 ईयर्स 3 मंथ्स। अब देख लें कि अदायगी अवधि विधि के क्या लाभ हैं। सरल है, इजी है, कॉस्ट इसमें कम है, रोकड़ कमी वाली संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि विनियोग कितने समय में मिल जाएगा, अप्रचलन के भय से मुक्त है, टेक्निक अगर चेंज होती है तो उसका भी भय नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने समय में मिल जाएगा उसका पता लग जाता है, जोखिम में कमी है इसमें। ये सब इसके लाभ हैं। अब क्या क्या इसकी सीमाएं हैं? अदायगी अवधि विधि के बाद वाले जो कैश इनफ्लो है उसकी इसमें उपेक्षा की जाती है, क्योंकि बाद में भी लाभ प्राप्त हो रहा होता है उससे, उसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अलावा कैश इनफ्लो का जो वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू है उसकी भी इसमें उपेक्षा है। जो कैश इनफ्लो के आकार है जो कभी बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी भी इसमें उपेक्षा की गई है, और अन्य जो पूंजी लागत है उसकी भी इसमें उपेक्षा की गई है। ये इसकी कुछ कमियां हैं, तो इसलिए कुछ सुधार किया गया और इन कमियों को दूर करने के लिए और नया मेथड इसमें आया है। इसमें जो इंप्रूवमेंट मेथड है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, इसमें टोटल कैश इनफ्लो यानी पूरे लाइफ में जो कैश इनफ्लो प्राप्त हो रहा है उसमें से इनिशियल कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है, और फिर उस विनियोग को करने या ना करने का निर्णय लिया जाता है। यानी जिस भी विनियोग का पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा उसको चुन लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कैलकुलेट पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को कैलकुलेट करना है अपन को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स पर बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000, और एस्टिमेट लाइफ 8 ईयर दे रखा है। तो यही प्रॉफिट अपन को चाहिए होता है, एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स। तो पेबैक पीरियड पहले निकाल लेते हैं I/C, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 5 ईयर। अब पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टोटल कैश इनफ्लो अपन को चाहिए तो, और इनिशियल कॉस्ट दे रखा है, तो टोटल कैश इनफ्लो निकालने के लिए जो प्रति वर्ष जो है वो 20,000 प्राप्त हो रहा है और लाइफ कितनी 8, तो 20,000 इंटू 8, टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ 1,60,000, लेस इनिशियल कॉस्ट 1 लाख, यानी इस परियोजना की जो पोस्ट पेड प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो 60,000 हुई। तो वैसे तो क्या है कि एक ही परियोजना का इसी तरीके से 2 या 3 परियोजना हो तो उसका भी इसी प्रकार से पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे, और जिसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी उसका चुनाव अपन कर लेंगे इस मेथड के अनुसार। तो आपने ये ई लेक्चर देखा, और आगे जो है वो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल जो बजटिंग जो है, जो उसकी अन्य जो टेक्निक्स है उस पर भी ये लेक्चर जो है आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।